दो। तो भाई ऑनलाइन की क्लासें जा नहीं रही थी, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे होंगे, तो ये बात डाल देना, ये वाली बात कट मत करना कि भाई पहले पेपर था मेंस, उसके बाद में फिर तबीयत खराब है इसलिए क्लासें नहीं आ रही थी, अब आएंगी कंटिन्यू आगे। ठीक है, चलिए। तो नया चैप्टर है जैव विविधता। जैव विविधता इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। विविधता का मतलब तो समझते होंगे ना, विविधता का मतलब भिन्नता से है, यानी चीजों में हेलो हेलो मतलब समरूपता ना होना। तो ये समरूपता कई स्तरों पर अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर जैव विविधता को आपको पढ़ना है तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा जैव विविधता होती क्या है, इसके बाद में फिर बात करूंगा जैव विविधता के प्रकार, प्रकार के बाद में फिर हम बात करेंगे जैव विविधता का वितरण, कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ कम है कैसे कैसे होता है, और वितरण में भी अलग अलग तरीके से, यानी स्थलीय भाग में क्या लेवल होता है, कहाँ जैव विविधता ज़्यादा होती है, महासागर में कहाँ जैव विविधता ज़्यादा होती है, पर्वतीय क्षेत्र में कहाँ जैव विविधता ज़्यादा होती है, वो सब बातें। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट। वो क्या है? हॉट स्पॉट एक हॉप स्पॉट भी होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर हम बात करेंगे जैव विविधता का ह्रास क्यों हो रहा है। ह्रास मतलब खत्म होने के कारण क्या है, ह्रास। जैव विविधता कम क्यों हो रही है, जैव विविधता कम होने से समस्या क्या है, इसका मतलब है इसका उपयोग क्या है, जैव विविधता का फायदा क्या है, वो भी बात करनी है। फाइनली जब सब कुछ बात हो जाएगी तब हम बात करेंगे जैव विविधता के क्षण लक्षण पर। आधा घंटा बाद सुन लो, जैव विविधता वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं, बेसिक से समझना। सबसे पहली बात है कि जैव विविधता का मतलब क्या होता है। जैव का मतलब समझ रहे हैं सजीव यानी जीवित, और विविधता मतलब अंतर। जीवों में जो समरूपता का अभाव होता है, जो अंतर होता है, और ये अंतर केवल एक स्तर पे नहीं होता, ये हर स्तर पे होता है, मानसिक स्तर पे भी होता है, भौतिक स्तर पे भी होता है। तो ये जो अंतर होता है इसे हम बोलते हैं जैव विविधता। अब जैव विविधता आप कहीं भी देख लो, फॉर एग्जाम्पल आप इसे अनुवांशिक स्तर पर भी देख सकते हैं। अनुवांशिक स्तर पर देखोगे तो हम बोलेंगे अनुवांशिक जैव विविधता। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सब लोग बैठे हुए हैं, आप मानव प्रजाति से हैं या नहीं? मानव प्रजाति से हैं आप, लेकिन फिर भी मानव प्रजाति से एक प्रजाति से होने के बावजूद भी क्या आप एक जैसे हैं? नहीं। ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, लेकिन सब लड़कियां भी समान नहीं है, इनमें भी अंतर है। ठीक है, रंग में अंतर है, कोई ज़्यादा गोरा है कोई बहुत गोरा है, ठीक है, कोई हल्का सांवला हो सकता है, ठीक है, कद काठी में अंतर है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी के बाल कैसे हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके, लड़कों में भी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये मेरे को बताओ, ये जो अंतर है एक प्रजाति में जीवों, जो एक प्रजाति के जीव हैं उनमें भी जो ये अंतर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है, ये किसके कारण से आई होगी? जीन के कारण से आई होगी, फादर से जो हमने कैरी किए हैं जीन उनके कारण से आई होगी। तो ऐसी जैव विविधता को हम बोलते हैं अनुवांशिक जैव विविधता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अनुवांशिक जैव विविधता की हम बात करें तो जैसे मैंने कहा मानव मानव में अंतर है, इंसान इंसान में अंतर है, यानी एक व्यक्ति एक मानव दूसरे मानव से अलग है। अरे हो सकता है देखने में थोड़ा बहुत एक लग जाए वो, लेकिन बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकता। भौतिक रूप से हो जाए, चलो शाहरुख खान का भी डुप्लीकेट घूमता है, सलमान का भी घूमता है, लेकिन और स्तर पे मिलेगी, मानसिक स्तर पे मिलेगी, मानसिक सोच के लेवल पे मिलेगी, विचार के लेवल पर मिलेगी, एटीट्यूड के लेवल पर, एप्टीट्यूड के लेवल पर डाइवर्सिटी होगी जरूर। दूसरी एक जैव विविधता होती है जिसे हम बोलते हैं प्रजातीय जैव विविधता। ये क्या होती है प्रजातीय जैव विविधता? ऐसी जैव विविधता जो दो प्रजातियों के जीवों के बीच में देखी जाती है, दो प्रजातियों के जीव। फॉर एग्जाम्पल मानव एक अलग प्रजाति है, कुत्ता बिल्कुल ही अलग हो गया ना, ये प्रजातीय जैव विविधता, यानी प्रजाति के स्तर पे तो और अलग है मामला। एक प्रजाति की दूसरे, मतलब एक प्रजाति के जीव में जो अंतर होता है
उसे अनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। अलग अलग प्रजाति के जीवों में जो अंतर है उसे आप बोलते हैं प्रजातीय जैव विविधता। एक होती है पारितंत्रीय जैव विविधता। पारितंत्रीय जैव विविधता ये क्या होती है? ये होती है दो अलग अलग पारितंत्र के जीवों में जो विविधता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल का मतलब एक हो गया सागर और एक मान लो हो गया स्थल। स्थल हो गया। अब ये दो अलग अलग पारितंत्र हैं। अब यहां के जीवों में कितना अंतर है? आप कहोगे यहां के जीवों में तो बहुत बड़ा अंतर होगा। आप देखो यहां पर होगी मछली, यहां पर मान लो स्थल वाले भाग में यहां आपको दिखाई दे रहा है शेर। शेर और मछली के लेवल पे कितना बड़ा अंतर है आप सोचिए। यहां पर उसके पैर हैं, वो है, और मछली में वो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप प्रजाति के लेवल पर आ रहे हो तो कुछ हद तक आपको सिमिलैरिटी मिलने लगती है। ठीक है, जैसे अलग अलग प्रजातियों मैंने एक साइड कुत्ता लिख दिया, एक साइड मैंने शेर लिख दिया, दोनों में अंतर है लेकिन कुछ तो सिमिलैरिटी है। चार पैर हैं, एक पूंछ है, इस लेवल पे वो भी नहीं है, उस लेवल पे वो है। जब हम अनुवांशिकी के लेवल पे जाते हैं तो अब काफी सिमिलरिटी आ जाती है। दो हाथ, दो पैर, सब कुछ इक्वल है, हर चीज इक्वल है, नाक है, बराबर है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा बनावट में अंतर, कदकाठी में अंतर, तो ये हो जाती है अनुवांशिकी जैव विविधता। तो अगर आपको व्यापकता के स्तर पे डाइवर्सिटी देखनी है तब तो आप अलग अलग पारितंत्र का अध्ययन करो। जलीय पारितंत्र में जो जीव होंगे वो बहुत ज्यादा अंतर रखते होंगे स्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों से। आपको थोड़ी कम देखनी है डाइवर्सिटी तो आप दो प्रजाति के जीवों को देखो। दो प्रजाति के जीव हो, किसी एक पारितंत्र में दो प्रजातियों के जीव हो, जैसे मैंने बताया कुत्ता, बिल्ली, हिरण, शेर। कुछ हद तक समानताएं हैं लेकिन काफी असमानता भी है। बहुत है, खाने में चीजें अलग हो सकती हैं, वो सब अलग हो सकती है। और उससे भी आगे जाते हैं तो अनुवांशिक जैव विविधता होती है, जो एक प्रजाति के जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे कहते हैं अनुवांशिक जैव विविधता। सामान्य तौर पर ये जैव विविधता के प्रकार होते हैं। जैव विविधता के मापन का एक तरीका और भी होता है जिसे गणितीय मापन बोलते हैं हम। उसमें जैव विविधता को तीन प्रकार से मापा जाता है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, हालांकि काम का नहीं है लेकिन फिर भी मैं इस पर थोड़ी बात अभी आपसे करूंगा, गणितीय मापन। लेकिन अभी कंफ्यूजन ना हो, पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गए जैव विविधता के प्रकार। थोड़ा सा यार वॉल्यूम बढ़ाना, मुझे जो बोलना पड़ रहा है बहुत जोर से, तो ये भी दर्द हो रहा है, सब दुख रहा है। हेलो, हाँ सही है। अब हम बात कर रहे हैं वितरण के बारे में। वितरण तीन भागों में, स्थलीय भाग में, महासागरीय भाग में और पर्वतीय भाग में क्या वितरण रहता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्थलीय भाग में। तो वो स्थलीय भाग का सीधा रूल बता रहा हूँ मैं आपको। जैव विविधता वहां ज्यादा होगी जहां वर्षा ज्यादा होगी। जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां पर जैव विविधता ज्यादा होगी। जहां तापमान ठीक ठाक होगा, बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल होगा, सामान्य, वहां पर जबरदस्त होगी। तो ये वाला क्षेत्र है विषुवत क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र है ध्रुवीय क्षेत्र। अब आप मेरे को बताओ वर्षा कहाँ ज्यादा होगी? विषुवत रेखा पे होगी। तो एक सीधी सी बात मैं बता दूं, अगर स्थलीय भागों की आपको बात बता दूं तो सबसे ज्यादा जैव विविधता किधर पाई जाती है? ये पाई जाती है इधर विषुवत रेखा पर। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे तो जैव विविधता कम होगी, नीचे जाओगे तो जैव विविधता कम होगी। मतलब क्या है इसका जैव विविधता का? मतलब तो अंतर से है, वैरायटी, प्रजातियों में भिन्नता। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि यहां पर अगर विषुवत रेखा पर आप आम की प्रजाति ढूंढोगे तो आपको 100 मिल जाएंगी, ये वो कलमी, दशहरा, ये लंगड़ा, सब मिलेंगे। लेकिन यही आप अगर यहां ढूंढोगे जाकर के तो हो सकता है एक ही वैरायटी मिले, ना भी मिले। कम है वहां जैव विविधता। यही तो जैव विविधता है भाई। एक जगह पे झिंगुर के 1000 वैरायटी मिल रही है, एक जगह एक ही वैरायटी मिल रही है, इसका मतलब है वहां पर वैरायटी ज्यादा है, वहां जैव विविधता ज्यादा है। स्थलीय भाग का सीधा रूल है, अगर आप निम्न अक्षांश से यानी 0 डिग्री से अगर आप 90 डिग्री की ओर जाते हो, चाहे आप नॉर्थ जाओ चाहे आप साउथ जाओ, ध्यान रखना हर स्थिति में जैव विविधता क्या होगी? कम होगी, बायोडाइवर्सिटी घटेगी।
कम होगी जैव विविधता। तो बताओ ध्रुवीय क्षेत्र पे ज्यादा वैरायटी दिखाई देंगी आपको या यहाँ? वहां तो आप कहोगे सर जीव भी एक दो ही मिलेंगे, भालू आलू मिल गया ठीक है, बर्फ है, पेड़ भी एक दो ही बस। लेकिन विषुवत रेखा पे देखो आप कितने प्रकार के, दुनिया भर के, महोगनी, ये वो, रोजवुड, सब कुछ मिलेगा। बहुत, इतनी वैरायटी कि ये जो वन होते हैं ना यहाँ पे जो पाए जाते हैं, ये सदाबहार वन होते हैं। ये वन होते हैं सदाबहार। चूंकि ये विषुवत रेखा पर होते हैं तब इन्हें बोलते हैं विषुवत रेखीय सदाबहार वन। विषुवत रेखीय सदाबहार वन। और चूंकि ये विषुवत रेखा पर वन होते हैं और यहाँ वर्षा रोजाना होती है, इसलिए इसे वर्षा वन भी कहा जाता है। वर्षा वन, ये ध्यान रखना नाम, वर्षा वन। वर्षा वन क्यों कहते हैं? क्योंकि विषुवत रेखा पे तो रोज वर्षा होती है, और विषुवत रेखा पे रोज वर्षा होने का रीजन क्या है? समवहनीय वर्षा। रोज वाष्पीकरण होता है और रोज संघनन होकर के जल नीचे की ओर गिरता है, तो रोज बारिश होती है। ज्यादा बारिश होने के कारण से यहाँ पर वन पाए जाते हैं जिन्हें हम सदाबहार वन कहते हैं। और सदाबहार वन में क्या ज्यादा होगी? जैव विविधता। मतलब क्या है इसका? वैरायटी बहुत होगी। एक पेड़ महोगनी का, एक रोजवुड का, एक ये, एक वो, एक ये। इसलिए जो ये सदाबहार वन होते हैं ना, ये आर्थिक रूप से महत्वहीन होते हैं। आर्थिक रूप से इनका कोई इस्तेमाल, यूज नहीं होता। रीजन? काटेंगे कैसे भाई? सागौन के खड़े हुए हैं, ठेका लिया, सागौन का काटा, उससे कोई चीज बनेगी? अभी इधर वैरायटी इतनी है कि हर दूसरा पेड़ अलग है, कैसे कटिंग करेंगे? कितना मुश्किल हो जाएगा वहां से। अगर हमें सिनकोना का वृक्ष काटना है तो सिनकोना का वृक्ष निकालना कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो लकड़ी काम की नहीं होती है, लकड़ी काम की है। जो लकड़ी है वह तो महत्व की है, लेकिन छाटना मुश्किल है उस पेड़ को। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आर्थिक रूप से ज्यादा खर्चीले होते हैं, इनकी कटाई ज्यादा खर्चीली होती है, इसलिए मैंने वो महत्वहीन बोल दिया थोड़ा। तो सीधी बात समझ में आई आपको? विषुवत रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जाओगे तो जैव विविधता घटेगी। हाँ नहीं, महत्वहीन मैंने इसलिए शब्द यूज किया है क्योंकि आर्थिक रूप से ज्यादा खर्चीले होते हैं, तो उतना कोई जो है वो फिर वो नहीं होता। जो पतझड़ वनों में जितना उत्पादकता मिल जाती है उतनी उसमें नहीं मिलती। अगला है महासागरीय क्षेत्र से पहले अभी पर्वतीय क्षेत्र में चलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति क्या होती है? पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति में जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे जैव विविधता घटेगी, जैव विविधता कम होगी। इसका मतलब सीधी सी बात है, घाटी में जैव विविधता कैसी होगी? ज्यादा होगी ना। जैव विविधता ज्यादा होती है घाटी में। और चोटी पर कैसी होगी? चोटी पर जैव विविधता होती है कम। कोई रीजन है इसका? हाँ कुछ रीजन है जिसके कारण से जैव विविधता। एक तो सबसे बड़ा रीजन जो होता है ना वो होता है मिट्टी। जो पर्वतीय मिट्टी होती है ना, ये उपरालू मिट्टी होती है। ये उपरालू मिट्टी जो होती है, जो ऊपर वाली मिट्टी होती है ना, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। जो घाटी क्षेत्र की मिट्टी होती है वो फिर भी कुछ हिसाब से वो अव्वल होती है, बेहतर होती है वो वाली। ये एक रीजन मान सकते हैं। दूसरा रीजन, चोटी वाले क्षेत्र पे, वहां वाले क्षेत्र से जो पानी वगैरह होता है ना, वो घाटी में उपलब्धता ज्यादा मिल जाती है उसकी, क्योंकि वो नीचे की ओर आ जाता है। और एक रीजन और जो सबसे बड़ा है वो ये भी है कि जो जलवायु होती है यहाँ पर नीचे वो थोड़ी सी सही होती है, गर्म होती है। और ऊपर जाने पे तो आपको पता है ना कैसा होगा? ठंडा, बर्फ होगी। अब तापमान इतना ठंडा कि बिल्कुल बर्फ, तब बड़ा मुश्किल काम है वहां पर। तो ऊंचाई पे जाने पे जैव विविधता घटती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप यहां से निकलिए पहाड़ों पे जाने के लिए, हिमालय दर्शन के लिए, पिथौरागढ़ के लिए। तो आप यहां से रामनगर से शुरू होइए। रामनगर आप देखोगे आपको हर प्रकार का वृक्ष मिलेगा, शीशम मिलेगा, सागौन मिलेगा, साल मिलेगा, जंगल पड़ते हैं रास्ते में, हर वैरायटी मिलेगी। थोड़ा सा ऊपर जाओगे आप देखोगे हल्की वैरायटी, कुछ पेड़ मिलने बंद हो जाएंगे। ऊपर जाओगे पेड़ चेंज हो जाएंगे, कौड़धारी मिलने शुरू हो जाएंगे, एल्पाइन वनस्पति मिलनी शुरू हो जाएंगी, शंकु प्रकार के।
और फिर तो आप देखोगे केवल एक ही पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, चीड़, देवदार। ऊपर जाओगे तो फिर खत्म, फिर तो लीचेन, काई, वो सब मिलता है। ऊपर जाने पर बायोडाइवर्सिटी कम होती है, घाटी में ज्यादा होती है। ठीक है, ध्रुवों पर जाने पर घटती है, ऊंचाई पर जाने पर घटती है। ठीक है, अब आ जाते हैं महासागर। महासागरों में क्या वितरण है जैव विविधता का? तो वो महासागर होते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। ये होते हैं ऐसे, ये हो गए पर्वत, पर्वतों के बाद पठार भी हो जाते हैं, पठार के बाद आ जाते हैं मैदान, और मैदान के बाद फिर आते हैं ऐसे करके ये सागर है। ये है देखो सागर, ये है पर्वत, ये है पठार, ये है मैदान, और ये है समुद्र। जो समुद्र होता है ना उसमें भी भाग होते हैं। जैसे इधर से आप सीधा ये जाएंगे ना, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं मग्न तट, ये है मग्न ढाल, ये है मैदान, सागरीय मैदान, ये है सागरीय गर्त जहाँ पे गड्ढा होता है, जैसे मोरियाना ट्रेंच है सागरीय गर्त, जैसे प्यूटोरिको ट्रेंच है अटलांटिक महासागर में। वैसे मग्न तट में और मग्न ढाल में क्या अंतर होता है? इसका ढाल बहुत कम होता है, इसका ढाल बहुत ज़्यादा है, इसका ढाल ज़्यादा होता है। मग्न ढाल नाम ही इसलिए, इसका बहुत हल्का ढाल है, पता भी नहीं चलेगा। अगर बढ़ोगे ना, मतलब समुद्र में ऐसा नहीं है कि आपने सोचा 2 कदम आगे गए और टप, ऐसे नहीं, नीचे नहीं, वो आराम से आप आगे जाओगे ना तो धीरे धीरे पानी चढ़ता रहेगा, धीरे धीरे चढ़ेगा। जब भी तो समुद्र में लोग निकल जाते हैं तो पैदल आगे जाते रहते हैं, डूबते ही नहीं है जल्दी से, क्योंकि धीरे धीरे पानी चढ़ रहा है, क्योंकि रीजन है मग्न तट है, वो ऐसे है। वो आगे चल के 70-80 किलोमीटर बाद आएगा मग्न ढाल। यहाँ की जो गहराई होती है ना मग्न तट की, वो लगभग मान के चलो 200 मीटर तक होती है, मैक्सिमम 200 मीटर तक पहुंच जाएगी, 200 मीटर तक। 200 मीटर की खूबी क्या होती है कि इस भाग में बहुत आराम से सूर्य का प्रकाश वगैरह आराम से पहुंच जाता है नीचे तक। तो सिंपल सी बात है, जो ये वाला भाग होगा तटीय भाग, यहां पर आपको बड़े पैमाने पर प्लैंकटन दिखाई देंगे। प्लैंकटन, प्लैंकटन। अब प्लैंकटन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जू प्लैंकटन और एक होते हैं आपके जिन्हें मैं कह सकता हूं कि जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, या उन्हें हम कह सकते हैं फाइटो प्लैंकटन। यानी प्लैंकटन सूक्ष्म जीव हैं, इसमें फाइटो प्लैंकटन और जू प्लैंकटन, ये आप ऐसे मान लो फाइटो प्लैंकटन तो वनस्पति है, ये तो पादप जगत में आते हैं, ये पादप जगत में आते हैं, और ये जू प्लैंकटन किस में आते हैं? ये जंतु जगत में आते हैं। हाँ, जू प्लैंकटन सूक्ष्म होते हैं, मछलियां वगैरह खाती हैं इनको, मछलियां वगैरह इनको खाती हैं। कुछ मछलियां फाइटो प्लैंकटन को खाती हैं, कुछ जू प्लैंकटन को खाती हैं। तो ये प्लैंकटन यहां ज्यादा होंगे, क्योंकि रीजन है यहां पर प्रकाश अंदर तक पहुंचेगा, और जब यहां पर ये ज्यादा होंगे तो यहां पर और भी बहुत सारी चीजें होंगी, बाकी के जीव होंगे, वो इन्हें खाने वाले, फिर उन्हें खाने वाला, उन्हें। तो ज्यादातर जैव विविधता जो पाई जाती है वो किधर पाई जाती है? तटीय क्षेत्र पर, यानी मग्न तट वाले भाग में ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और जैसे जैसे आप सागरीय भाग की ओर अग्रसर होगे वैसे वैसे क्या होगा? जैव विविधता कम होगी। आपको लगता है कि सागर की तली में जाकर के जैव विविधता ज्यादा मिलेगी, गलत बात है। सागर की तली में जैव विविधता ज्यादा मिलने वाली नहीं है, ज्यादा जैव विविधता आपको किनारे पे मिलेगी। इसी किनारे पर, यहीं पर मग्न तट वाले भाग पर ही बनती हैं प्रवाल भित्तियां, यहीं पर बनती हैं प्रवाल भित्तियां। अब प्रवाल भित्तियां कैसे बनती है मैं आपको बताता हूं।
प्लैंकटन तो यहां खूब है। तो यहां क्या होता है कि एक जीव होता है जिसका नाम होता है पॉलिप। पॉलिप नाम का एक जीव होता है, पॉलिप जीव। और ये जिस वर्ग का है उस वर्ग का नाम होता है सिलेंटेट्रा वर्ग। सिलेंटेट्रा वर्ग का प्राणी है ये पॉलिप। ये करता क्या है, ये सिलेंटेट्रा वर्ग का जीव है ये पॉलिप। तो ये सागर की, जो सागरीय जल में कैल्शियम होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, उनको ये खींचता है पानी से और अपने लिए एक खोल बना लेता है। ऐसे करके अपने लिए एक खोल बना लेता है ऐसे। और उसके बाद में जब ये मर जाता है तो ये खोल नीचे इकट्ठी हो जाती है ऐसे करके। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो खोल है ये ऐसे गारे वगैरह से ये ऐसे चिपक के ऐसे उठ जाती है ऐसे करके, ऐसे ऐसे। और फिर ये ऐसे करके इकट्ठी होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी ऐसे, और ऐसे करके ऐसे ये भाई ऐसे बन गया, एक दीवार सी बन गई या दीप सा बन गया। इसको आप प्रवाल दीप भी कह सकते हैं अगर दीप है तो। आप इसे कहने के लिए प्रवाल की दीवार भी कह सकते हैं, यानी प्रवाल भित्ति भी कह सकते हैं। भित्ति का मतलब दीवार होता है, प्रवाल का मतलब होता है खोल। जो कैल्शियम कार्बोनेट की खोल होती है उसे हम कहते हैं प्रवाल। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कोरल, और दीवार को बोलते हैं रीफ, यानी कोरल रीफ इसको बोला जाता है। ठीक है। और ये द्वीप होते हैं बिल्कुल, प्रवाल द्वीप। प्रवालों पे तो राज्य बस जाते हैं, लोग रहने लगते हैं। लक्षद्वीप आप जाओगे तो आपको एग्जाम्पल मिलेगा प्रवाल द्वीप का वहां देखने के लिए, प्रवाल है वहां तो उसी पे है। तो ये अब ये क्या महत्वपूर्ण काम है, अब ये जो होती है ना प्रवाल, इसमें बहुत सारे जीव इसमें रहने लगते हैं, यानी वो इसे अपना आवास बना लेते हैं। बहुत सारे जीव इसे अपना आवास बना लेते हैं। इसके कारण से इसे क्या कहा जाता है ना, एक तरीके से इसे जैव विविधता का पालना कहा जाता है सागरों में। देखिए, अगर आपसे पूछे कि स्थलीय भागों में किसे जैव विविधता का पालना कहते हैं, तो स्थलीय भागों में जैव विविधता का पालना कहा जाता है वर्षा वनों को, विषुवतीय रेखीय वर्षा वनों को पालना कहते हैं। किसका? जैव विविधता का पालना। क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का पालना कहते हैं इसे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सागरों में जैव विविधता का पालना किसे कहते हैं, तब आप क्या आंसर लगाएंगे? प्रवाल भित्ति को कहते हैं भाई, प्रवाल को कहा जाता है, प्रवाल भित्ति को कहते हैं पालना जैव विविधता का। और आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि सागरीय वर्षा वन किसे कहते हैं, सागरीय वर्षा वन, तो आप समझ जाना वर्षा वन का मतलब होता है विषुवत रेखीय वर्षा वन। लेकिन सागरीय वर्षा वन का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जो जैव विविधता उतनी पाई जाती हो जितनी की सदाबहार या मैं कहूं विषुवत रेखीय वर्षा वनों में पाई जाती हो। तो इनको जो है वो सागरीय वर्षा वन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कोई वन नहीं है, ये प्रवाल है, लेकिन ये सागरीय वर्षा वन भी कहा जाता है। तो सागरों में सबसे ज्यादा जैव विविधता आपको किधर मिलेगी? तटीय भाग में, वहां पर जहां पर प्रवाल भित्ति हो वहां पर आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। गहराई में जाने पर जैव विविधता कम होगी। रीजन, सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं जा पाता, जिसके कारण से फाइटोप्लैंक्टन नहीं पाए जाते, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, वो वहां नहीं उपस्थित होते। नोट कर लिया या कर रहे हो? कर रहे हो? ये हो गया नोट? हो गया, ठीक है। तो प्रकार हो गया, वितरण हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हॉटस्पॉट क्या होते हैं। हॉटस्पॉट एक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ऐसा क्षेत्र जहां पर लगभग 1500 के आसपास ऐसी प्रजाति पाई जाती हो जो कहीं और ना पाई जाती हो। ऐसा क्षेत्र जहां लगभग 1500 ऐसी प्रजाति हैं वनस्पतियों की, जीवों की, जो कहीं और नहीं है, और लगभग 70% आबादी, 70% प्रजाति वहां की स्थानीय प्रजाति खत्म हो चुकी हो।
ऐसे क्षेत्र को क्या बोला जाता है? हॉट स्पॉट बोला जाता है। यानी एक तो पहली बात कि वहां पर ऐसी प्रजाति पाई जाती हैं जो कहीं और नहीं मिलती हैं। दूसरी बात है वहां की कुछ स्थानीय प्रजाति खत्म हो चुकी हैं, उसे हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। और पूरे विश्व में इस समय लगभग 36 हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से भारत में पूरी तरीके से भारत में 2 हॉटस्पॉट हैं। एक है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट है एक, और एक है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय, मैं फिर से कह रहा हूं, हिमालय 2 हैं। एक पश्चिमी हिमालय है, ये वाला पंजाब कश्मीर में, वो पश्चिमी है, उसकी बात नहीं चल रही है। किसकी बात चल रही है? पूर्वी हिमालय, जो किधर फैला हुआ है? पूरब वाले भाग में फैला हुआ है, असम अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है हिमालय, उसकी बात चल रही है। ध्यान रखना, ये वो 2 क्षेत्र हैं जहां पर जैव विविधता जम के पाई जाती है। अब मेन बात आ जाती है कि यहां पर जैव विविधता ज्यादा होने का रीजन क्या है? मैं कहूंगा वर्षा। यहां वर्षा ज्यादा होने के कारण से भारत में केवल 2 यही जगह हैं जहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, ध्यान रखना। और कहीं सदाबहार वन भारत में नहीं पाए जाते, यहां पाए जाते हैं और यहां पाए जाते हैं। यहां भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। रीजन है वर्षा। मानसून से वर्षा होती है पश्चिमी घाट पर, मानसून से वर्षा होती है पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। इसलिए भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? 2। लेकिन आपने किताबों में पढ़े होंगे 3। एक आपने पढ़ा होगा अंडमान निकोबार को भी कि ये भी एक हॉटस्पॉट है। हाँ है, लेकिन ये इन वाले हॉटस्पॉट का भाग नहीं है। ये जो सुंडा हॉटस्पॉट है इधर, यानी ये है ना इधर सुमात्रा, जावा, ये तो ये इधर वाले हॉटस्पॉट का पार्ट है, ये इधर वाले हॉटस्पॉट का पार्ट नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर पूछे भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं तो 2 हैं। पूछे भारत के कितने क्षेत्र हॉटस्पॉट में शामिल हैं तो 3। कौन कौन? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार, खास करके निकोबार क्षेत्र। समझ में आया हॉटस्पॉट क्या होता है? ये कई बार पूछता है आपसे, भारत में कितने हॉटस्पॉट है। अच्छा, हॉटस्पॉट में क्या होगा? जैव विविधता बहुत ज्यादा होगी। तो भारत नहीं, खतरा नहीं, जैव विविधता बहुत ज्यादा होगी। खतरा तो एक अलग चीज है, खतरा तो है, लेकिन जैव विविधता बहुत ज्यादा है। और भारत में आपसे पूछना है जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पर है, तो कहां पर है? आप कहोगे केरल वाले क्षेत्र में और पूर्वी हिमालय, साइलेंट वैली। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हास। क्या कारण है कि जैव विविधता कम हो रही है? पहले तो ये देखते हैं ना कम क्यों हो रही है। तो सीधा सीधा तरीका बात करते हैं। एक रीजन तो आप कह दोगे जी प्रदूषण बढ़ रहा है, ये भी रीजन हो सकता है। एक रीजन आप कह सकते हो वनों का कटान हो रहा है या नहीं? तभी वो भी तो हो रहा है, तभी तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, कटान हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं? वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और क्या हो रहा है? आप अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है। तो नगरीकरण के लिए रोड बनेगी, रोड बनेगी तो पेड़ कटेंगे, रोड बनेगी जंगलों में तो निके भी तो खत्म होंगे। निके, निके समझते हैं? अच्छा, निके की अवधारणा किसने दी थी मेरे को बताओ? ग्रीनेल्स ने, पता है? तो निके समाप्त हो रहे हैं। औद्योगिकरण रीजन हम मान सकते हैं। खेतों में इतना ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें मर रही हैं। आप सोचिए, खेतों में हम बहुत सारी ऐसी दवाई डालते हैं जिससे कि जीव मर रहे हैं। सांप अब दिखाई नहीं देते, पता है आपको? खेतों में अब सांप कहाँ दिखाई देते हैं? तो ये तो कई सारे रीजन है, तो बताने की जरूरत नहीं है कि जैव विविधता का पतन होने का कारण क्या है। बहुत सारे कारण हैं। तस्करी, तस्करी करते हैं। कोई बता दे कि भाई साहब हाथी के दांत से ये बनता है वो बनता है, तो हाथी मारेंगे। अब जिंदे हाथी का तो दांत नहीं तोड़ सकते ना, तो हाथी को मारेंगे दांत तोड़ने के लिए। तो वो सब चीजें भी हैं।
अगला है उपयोग। जैव विविधता का फायदा क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है, इससे हमें क्या मिलेगा? इतनी ज्यादा जीवों की वैरायटी, ये सब, इसका फायदा क्या है? तो देखो, पहला फायदा तो ये है कि जितनी ज्यादा जैव विविधता होगी उतने सारे विकल्प होंगे खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन स्ट्रांग होगी। जैव विविधता के कारण से जो खाद्य श्रृंखला है, ये खाद्य श्रृंखला बड़ी मजबूत होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मान लो केवल एक ही सब्जी होती, बैंगन, और मान लो कि बैंगन में आ जाता कोई बीमारी, रोग, तो क्या खाते हैं? खत्म, इंसान खत्म हो जाता, मर जाता, क्योंकि विकल्प नहीं है ना। विकल्प ही नहीं होता तो मर जाता ना। अभी विकल्प है, वो नहीं तो आलू खा सकता है, आलू नहीं तो और कुछ खाएगा, फिर और कुछ, मतलब बहुत सारे विकल्प हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला ही तो स्ट्रांग है, जैव विविधता के कारण से मजबूत हुई है। अगर सब चीजें एक एक होती कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, एक खत्म, पूरी चैन खत्म। मान के चलो ना कि ऐसा सिस्टम होता कि ये एक जीव है, इसको बी खाएगा, बी को सी खाएगा, सी को डी खाएगा, ऐसे होता। तो मान लो ए खत्म हो गया तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, पूरी दुनिया खत्म हो जाती। लेकिन विकल्प जब होते हैं तब खाद्य श्रृंखला बड़ी मजबूत है। इसके अलावा और जैव विविधता के उपयोग आप समझिए। औषधियों में कितना बड़ा इस्तेमाल होता है भाई। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होती तो इतने प्रकार की दवाइयां बन पाती, इतनी बीमारियों को रोकने की। सिनगोला से मलेरिया के इलाज की दवाई बन रही है, क्लेवीसेप्स परप्यूरिया से कुछ और बन रहा है, पेनिसिलिन बायोटिक किसी कवक से बना ली, किसी से कुछ बना लिया, किसी से कुछ बना लिया, कितनी चीजें होती हैं आप सोचिए। तो वो एक अलग महत्व है। दूसरी बात, बायोडाइवर्सिटी नहीं होती ना, कोई सी भी, ना आनुवांशिक होती, ना प्रजातियां होती, ना कोई होती, और कोरोना का वायरस आ जाता, तो फिर ये वाला अंतर आपको दिखाई नहीं देता कि 10 को हुआ है और 80 बच गए या 90 बच गए। फिर होता तो सबको होता, नहीं तो किसी को नहीं होता। नहीं, अगर डाइवर्सिटी जो थी वो नहीं होती, समाप्त हो जाती, तब इस वाले मामले पर आप मेरे को बताइए क्या रहता? कुछ है ही नहीं ना, अंतर ही नहीं है। सबके जीन सिमिलर हैं, सबके जीन इक्वल है, सबके अंदर एंटीबायोटिक, वो जो एंटीबॉडी है वो सबके अंदर बनेगी या किसी के अंदर नहीं बनेगी। एक महामारी से या तो पूरी प्रजाति खत्म हो जाती या पूरी बच जाती, यही होता। लेकिन अभी क्या हुआ, कोरोना में मरे हैं लोग, लेकिन सब तो नहीं मरे। क्यों नहीं मरे आप जान रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी। इम्यूनिटी का मतलब ही बायोडाइवर्सिटी से आई ना। इम्यूनिटी तुम्हारी अलग है, उसकी अलग है, उसकी अलग है। आपने देखा होगा जब गेहूं पर या गन्ने में बीमारी आती है ना, तो वो एक या दो प्रकार के गन्ने में आती है। 54 में आ गई, 48 में आ गई, रसगुल्ले में आ गई, कोई ना कोई तो बचेगा। ये डाइवर्सिटी का ही तो फायदा है, पूरा उसका अंत होने से बच जा रहा है। बाकी और बहुत फायदा है, धार्मिक महत्व भी है बायोडाइवर्सिटी का। हवन छोड़ते हैं आप, जाने कितने प्रकार की उससे बनता है वो। पीपल को पूछते हैं, बायोडाइवर्सिटी तो है, केवल एक ही पेड़ होता केले का, तो उसे ही पूछते हैं। अलग अलग महत्व है, अलग अलग मान्यताएं हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे लाभ हैं जैव विविधता से। लेकिन हमें इसे बचाना इसलिए जरूरी है, अगर एक खत्म होगा तो कल को दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। और जब किसी पारितंत्र में काफी सारी जीव समाप्त होंगे, एक बड़ा भाग समाप्त होगा, तब वो खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगली बात है जी, संरक्षण कैसे होता है? जैव विविधता का संरक्षण करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है हम जहां पर वो है वहीं पर उसे संरक्षित कर दें। चिड़ियाघर वो नहीं है, वो एक्स सीटू है, वहां से आप वहां निकाल के ला रहे हैं। इन सीटू का मतलब हो गया जैसे कि आपने
जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर बना दिया, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया। आप राष्ट्रीय उद्यान बना दिया, नेशनल पार्क। आपने वन्य जीव अभयारण्य बना दिया, वन्य जीव अभयारण्य। आपने पवित्र उपवन बना दिया, पवित्र उपवन। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि मानो कि ये पूरा जंगल है और आपको लग रहा है कि इस पूरे जंगल में यहाँ के जीव ज़्यादा मर रहे हैं, यहाँ पर डाइवर्सिटी, यहाँ के जो जीव हैं वो ऐसे हैं, उनकी प्रजाति खत्म होने वाली है। आपने उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया, आपने या उसको नेशनल पार्क बना दिया। अब क्या होगा ना, वहाँ पर नियम कानून लागू हो जाएंगे। आप लकड़ी नहीं लेके आ सकते, वहाँ पर ऐसे जा नहीं सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरीका है संरक्षित करने का, और ये तरीका कहलाता है इन सीटू। कई बार क्या होता है, सबसे बेहतर तो देखो इन सीटू है, आपको आपके घर पे ही सुरक्षित किया जा रहा है, इससे बढ़िया क्या है। मान लो कि आपको खतरा है, पुलिस कहती है आप अपने घर में ही रहो, हम आपको घर के बाहर खड़े होकर सिक्योरिटी दे रहे हैं। ये तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप घर में हैं, ज़्यादा लाइफ भी आपकी कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी और सुरक्षा बढ़िया है। दूसरा वो कहते हैं कि देखिए अब आपको सुरक्षित करने के लिए हमें हमारे साथ चलना होगा, आपको हमें आपको कारावास में रखेंगे, क्योंकि वहाँ बुरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे, या आपको जेल में रखेंगे। अब लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ आपको लेके तो जा रहे हैं, वो सुरक्षा के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो आपको वो नहीं रहेगा जो आप सोच रहे हैं, जो घर पे आनंद आता वो नहीं रहेगा। XC2 ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जीव के या वनस्पति के जो अधिकार हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे आपने चिड़ियाघर बना लिया, चिड़ियाघर में आपने क्या करा, आप शेर लेकर के आए, चिड़ियाघर में रख दिया, तो बेचारा वो चिड़ियाघर का जंगल का शेर था, कहाँ घूमता था, अब चिड़ियाघर में उसमें रहता है, टाइम पे मांस मिलता है, टाइम पे सब कुछ मिलता है, लेकिन वही है। ऐसे ही चिड़ियाघर हो गया, म्यूजियम हो गया, कोई म्यूजियम हो गया, जीन बैंक। ये क्या होता है जीन बैंक? कई सारे जीवों के जीन रखे जाते हैं जीन बैंक में। कल के दिन को वो मर जाए तो उसके जीन से हम दोबारा से उस प्रजाति के जीव को बना ले, इसलिए जीन संरक्षित रखे जाते हैं जीन बैंक में। ये तरीके जो है ना, ये सब XC2 है। या वनस्पति उद्यान, जैसे कई सारे कृषि कॉलेजों में वनस्पति उद्यान होते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी वनस्पतियों को लाके लगाते हैं जो खत्म हो रही है, जो अपने प्राकृतिक परिवेश में मरती चली जा रही है, उसको हम वहां से हटा करके उधर लगा देते हैं। ये तरीका क्या है? ये तरीका है XC2। आपसे वनडे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो दे देगा एक उठा करके, बोलेगा बताइए इसमें से कौन सा INC2 है, कौन सा XC2 है, तो समझ जाना। हाँ, एक्वेरियम भी इसमें ही आएगा। जो घर में एक्वेरियम होता है तो वो एक तरीके का XC2 है, क्योंकि आप उसे उसका परिवेश थोड़ी है एक्वेरियम, वो तो कृत्रिम पारितंत्र है। ये कृत्रिम पारितंत्र है ना, ये सब कृत्रिम पारितंत्र हैं जितने भी हैं। तो जितने भी कृत्रिम पारितंत्र होते हैं ना, वो सब XC2 हैं। प्राकृतिक पारितंत्र में आप उसे सुरक्षित कर रहे हैं, वो INC2 है। ठीक है, तो पहले यहाँ तक, फिर मुझे शुरू करना है बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, नेशनल पार्क में क्या अंतर होता है, ठीक है, और वन्यजीव अभयारण्य में क्या अंतर होता है, वो सब क्लियर करना है। उससे पहले आप थोड़ा सा इसे नोट कर लो, कोई क्वेश्चन है तो वो बताओ। ठीक है।